यूपी में 27 के चुनावी समर को लेकर योगी आदित्यनाथ का एजेंडा एकदम क्लियर है। योगी के मन में एकजुट हिंदू वोट है। योगी एक तरफ आक्रामक बयानबाजी पर हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ 80 साल से पाकिस्तानी विस्थापित लोगों को जमीन का मालिकाना हक भी दे रहे हैं। 49 साल पहले संभल दंगे में पलायन कर चुके हिंदू परिवार को भी बसाने का काम कर रहे हैं। योगी का 80-49 का नया फॉर्मूला अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल गांधी गठबंधन के फेर में ही उलझे पड़े हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। बंगाल में जो हिंदू वोटों की लहर दिखी, उसे 2027 तक उत्तर प्रदेश तक ले जाने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर ही लाकर शिफ्ट कर दी है? तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सटीक रास्ता पकड़ा है? संकल्प हिंदू वोट जोड़ने की आक्रामक रणनीति का। योगी आदित्यनाथ के मन में हिंदू, तन में हिंदू और वोट में भी हिंदू ही है। योगी पाकिस्तानी विस्थापितों को जमीन के दस्तावेज दे रहे हैं। योगी 1978 में संभल दंगे के पीड़ित परिवार का पुनर्वास करा रहे हैं। मोदी जी की, जोगी जी की, इन्होंने हमारा ये सारी बात सुनी और उसके बाद हमें ये मिला। खुशी है योगी आदित्यनाथ जी की। हम उन्हें बधाई देते हैं कि हमें 75-80 सालों के बाद अब भूमि का मालिकाना हक मिल रहा। 1978 के दंगे के दौरान एक परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई और उसका परिवार, उसके बच्चे यहाँ से पलायन कर गए। इसके पश्चात उस व्यक्ति को के पुनर्वासन के लिए एक विस्तृत अभियान चलाया गया और उसके परिवार के लोगों की जांच की गई और उसमें ये पाया गया कि वो व्यक्ति यहाँ का पहले यहाँ का कभी का निवासी रहा है और इस आधार पर इस शेर खां सराय में उसको पट्टा दिया गया है। योगी 2027 के चुनाव से पहले किस तरीके से एकजुट हिंदुत्व का एजेंडा सेट कर रहे हैं, उसकी एक एक डिटेल आगे आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी ने कैसे 27 के चुनाव के लिए अपना पूरा तंत्र सेट कर लिया है। यूपी में प्रशासनिक और राजनीतिक कमान को मजबूत करने के लिए कैबिनेट में नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद कई वरिष्ठ मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। वहीं नए चेहरों को भी अहम जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य इटावा और हाथरस में सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारेंगी। लक्ष्मी नारायण चौधरी अलीगढ़ और फिरोजाबाद की कमान संभालेंगे। जयवीर सिंह को झांसी फर्रुखाबाद, धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद रामपुर और नंदगोपाल नंदी को मिर्जापुर और चित्रकूट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह भूपेंद्र चौधरी को आगरा और कासगंज, मनोज पांडे को सीतापुर, अनिल राजभर को आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर, जबकि राकेश सचान को रायबरेली और कन्नौज की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने कुल 60 मंत्रियों की भूमिका तय की है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सीधे तौर पर किसी भी जिले का प्रभारी नहीं बनाया गया है। शीर्ष नेतृत्व को किसी जिले के प्रभार से मुक्त रखकर सभी जिलों की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है। बीजेपी का फोकस सरकार के कामकाज को घर घर तक पहुंचाना है। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं को संदेश दिया कि सोशल मीडिया पर निर्भरता की बजाय बूथ लेवल तक नेताओं और कार्यकर्ताओं की डायरेक्ट पहुंच हो। यूपी में बीजेपी इसी एजेंडे पर काम कर रही है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे आक्रामक बयान दे रहे हैं जिसके केंद्र बिंदु में हिंदू वोटर और हिंदू वोट एकजुटता है। इसे ऐसे समझिए, शुक्रवार 29 मई को मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री ये कहते हैं, यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी। किसी धार्मिक आयोजन में रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला
तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा। इसके एक दिन बाद शनिवार 30 मई को लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने धर्म की बात की और कहा जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है। 1 जून को बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवार को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ कहते हैं शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले चुनाव से पहले कानून व्यवस्था से रत्ती भर भी समझौता नहीं करना चाहते। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को योगी डायरेक्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं। 2 जून को कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा की बात की और कहा माफिया और मच्छर दोनों को समाप्त कर दिया। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। आज 3 जून को योगी गोरखपुर में रहे। गोरखपुर में करीब 208 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी, साथ ही अपराधियों को सख्त चेतावनी दी और अपने सुरक्षा मॉडल का जिक्र किया। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे और नौजवानों की रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। आज आप देख रहे होंगे ये मॉडल, सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। आपने सिलसिलेवार जो बयान सुने वो पिछले 1 हफ्ते से भी कम वक्त के बयान हैं। योगी के इन आक्रामक बयानों में सख्त संदेश छिपा है। योगी के संकल्प के 2 बड़े मंत्र हैं, सख्त कानून व्यवस्था और हिंदू एकजुटता, जिनके अनवरत प्रयास से ही यूपी के महासमर बीजेपी को लगातार 2 बार विजय का आशीष मिला। तीसरी बार चुनावी रणभूमि में उतरने से पहले सीएम योगी अपने इन अस्त्रों में फिर से धार देने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में योगी कभी सख्त कानून व्यवस्था की मिसाल पेश करने के लिए माफिया को मिट्टी में मिलाने का दावा करते हैं, तो कभी दुष्ट के संहार के लिए शस्त्र उठाने का आह्वान करते हैं, तो कभी पाकिस्तानी विस्थापितों को जमीन के दस्तावेज सौंपकर और संभल में 1978 के पीड़ित हिंदू परिवारों की जमीन लौटाकर हिंदुओं की एकजुटता का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सीधी लड़ाई अखिलेश यादव से है। योगी और उनकी पूरी टीम चुनावी मैदान में फुल मिशन मोड में उतर चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं? योगी से मुकाबला करने के लिए अखिलेश की रणनीति क्या है?
क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीए और जाति कार्ड का तोड़ योगी के पास हिंदू वोट बैंक की एकजुटता है। फिलहाल अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन वाले फेर में फंसे हैं। अखिलेश ने पार्टी नेताओं, सांसदों और विधायकों से सुझाव मांगे। उनके जिलों में कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें दी जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए लगभग 60 से 80 सीटों की सूची तैयार कर रही है, जबकि सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की भी पहचान कर रही है। खबर ये भी है कि सपा के सर्वे में कहा गया कि कांग्रेस को 70 से 75 से अधिक सीटें देने से नुकसान हो सकता है। जीत की गारंटी ही सीट बंटवारों का फॉर्मूला होगा, जबकि कांग्रेस राहुल की लीडरशिप की दुहाई दे रही है। कांग्रेस जीतने योग्य सीट पर जोर दे रही है और चाहती है कि उसे सामाजिक समीकरणों के लिहाज से मजबूत सीट दी जाए। यही मुद्दा सीट बंटवारे में सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। सीट का बंटवारा जीत के आधार पर होना चाहिए। सीट का बंटवारा सीट के आधार पर नहीं, बल्कि जीत के आधार पर। कौन पार्टी कहां से जीत पाएगी। जब सीट ही नहीं होगी तो फिर जीत की क्या होगा? क्या करेंगे हम जीत के? हमारी सीट ही नहीं होगी, हम जीत के क्या करेंगे? आप जीत जाइए, तो जिसको जीतना है जीत जाइए। ये जो बात है ये समझ से बाहर बात है। जब आप गठबंधन के अंदर की बात कर रहे हैं, गठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं, फिर इस प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं है। वैसे सपा का जोर पीडीए के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी है। अखिलेश ने कल भी बड़े मंगल पर शुभकामनाएं दी। बहरहाल बीजेपी का एजेंडा क्लियर दिख रहा है और अखिलेश धर्म संकट में फंसे हुए हैं। अखिलेश के सामने पहली चुनौती पीडीए फॉर्मूला एमवाई समीकरण के बीच बैलेंस बनाने की है, तो दूसरा चैलेंज कांग्रेस से गठबंधन वाले दांव से उबरने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश से घुसपैठियों को खदेड़ने का जो प्रण लिया है, अब जमीन पर वो संकल्प भी साकार होता दिखाई दे। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद घुसपैठिए खुद ब खुद बंगाल छोड़कर जा रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार बनी, बॉर्डर पर फेंसिंग हो रही है। अब गुजरात में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान तेज हो गए। 28 मई 2026 को गांधीनगर के सोनीपुर में सभा आयोजित हुई, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। अमित शाह के इस हुंकार के 5वें दिन यानी 2 जून से गुजरात भर में बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पूरे राज्य में पुलिस जांच कर रही है, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। देर रात से सघन सर्च और वेरिफिकेशन ऑपरेशन जारी है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, कच्छ जैसे शहरों में पुलिस का अभियान जारी है। सूत्रों के मुताबिक राज्य भर में अभी तक 700 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस दस्तावेज, नागरिकता, निवास और स्थानीय नेटवर्क की भी जांच कर रही है। अब कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें सूरत की है। गुजरात सरकार ने कड़ा निर्देश दिया, जिसके बाद सूरत पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। कल देर रात से ही सूरत के कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की टीमों ने उन अलग अलग इलाकों में दबिश दी जहां पहले भी अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े जा चुके हैं। इस मैराथन ड्राइव में पुलिस ने सूरत से कुल 261 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए सभी लोगों के दस्तावेजों और डेटा की बारीकी से जांच की गई, जिसमें से 85 लोगों के बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि हो गई। इन 85 नागरिकों में 34 पुरुष हैं, 29 महिलाएं हैं और 21 बच्चे शामिल। अहमदाबाद में पुलिस ने अभी तक करीब 300 संदिग्धों की जांच की है। दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। पुलिस अलग अलग इलाकों में जाकर पहचान कर रही है। अकेले अहमदाबाद में 166 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान भी हो गई है। बाकी लोगों से पूछताछ जारी। तो यह सब कुछ बड़े पैमाने पर एक अभियान चल रहा है। उधर गुजरात के राजकोट में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान जारी है। राजकोट पुलिस एक एक संदिग्ध की तलाशी ले रही है। सभी के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। कौन कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने अभी तक 200 संदिग्ध लोगों की जांच की है। सूत्रों के मुताबिक 5 लोगों की बांग्लादेशी नागरिकता की पहचान भी हो गई है, जो लोग गलत तरीके से यहां पर रह रहे थे। बाकी लोगों से भी पूछताछ जारी है। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं, जहां बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का मेगा सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस की 15 टीमें पूरे जिले में सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं।
अभी तक पुलिस ने 80 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में ही 7 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हो गई। गुजरात में अभी तक करीब 700 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए यह पूरी सिचुएशन समझाते हैं। अहमदाबाद में 300 संदिग्धों की जांच की जा चुकी है। 166 से ज्यादा बांग्लादेशी की पहचान वहां पर हो चुकी है। वहीं सूरत में 261 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, जिसमें से 85 नागरिकों के बांग्लादेशी होने की पुष्टि हो गई है। तो ये आंकड़े देखने चाहिए उन लोगों को जो कह रहे थे कहां है बांग्लादेशी। राजकोट में 200 संदिग्धों की जांच हुई। अभी तक 5 की बांग्लादेशी नागरिकता कंफर्म हो गई है। कच्छ की अगर बातचीत करते हैं तो 80 संदिग्ध हिरासत में लिए गए, जिसमें से 7 को यह पाया गया, पहचान हो गई कि ये बांग्लादेशी नागरिक है, यहां के नहीं है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इनका संबंध पूर्व में पकड़े गए ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट से तो नहीं जुड़ा है। बाकी बचे संदिग्धों से स्पेशल ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस का यह अभियान आने वाले दिनों में भी इसी तरह जारी रहे। आगे बढ़ते हैं। फेवरेट फील्ड मार्शल को अमेरिका ने दूध की मक्खी क्या बनाया, मुल्ला मुनीर भयंकर सदमे। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या खता हो गई कि आका अमेरिका रूठ गया। रूठे आका को मनाने के लिए मुनीर अब कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। दावा है कि उसने पाकिस्तानी अवाम का निवाला छीन छीन कर जुटाए हुए $1.2 बिलियन में मीडिया मैनेजमेंट का सहारा लिया और प्रोपेगेंडा ब्रिगेड को ट्रंप को साधने का ठेका दिया, ताकि किसी भी तरह वो फिर से ट्रंप की गुड लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सके, फिर से फेवरेट बन जाए। आखिर मुनीर को क्यों है ट्रंप की गुड लिस्ट में शामिल होने की इतनी छटपटाहट, और इसके लिए वो क्यों पानी की तरह डॉलर्स बहा रहा है, इस रिपोर्ट में। कंगाल पाकिस्तान मौजूदा समय में इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने आम आवाम की कमर तोड़ दी, तो वहीं दहशतगर्दी के खंजर से पाकिस्तान बुरी तरह लहूलुहान है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी लॉबिंग तेज कर दी है। दरअसल अमेरिका जब भी नाराज होता है तो उसके रहमो करम पर जी रहे पाकिस्तान के हुक्मरान के मन में खौफ बैठ जाता है। अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने से झिझकने की वजह से पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ट्रंप की नजरों में खटक रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की नजरों में दोबारा आने और इंटरनेशनल मंच पर इमेज चमकाने के लिए शहबाज सरकार ने एक अमेरिकी लॉबिंग फर्म से करार किया है, जिसके लिए $12 लाख का भारी भरकम ठेका भी दिया गया है। पाकिस्तानी अवाम दाने दाने को तरस रही है, वहीं शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर अपनी इमेज चमकाने पर लाखों डॉलर लुटा रहे हैं। लेकिन सच तो यही है कि शहबाज मुनीर की पाकिस्तान में ही इज्जत 8 आने की भी नहीं रही। शहबाज मुनीर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में लगे हैं, लेकिन ट्रंप तो विशुद्ध रूप से कारोबारी हैं। उनके लिए उनका नफा किसी के भी नुकसान से ऊपर है। इसी नफे के लिए ट्रंप ने मुनीर और शहबाज को चने के झाड़ पर चढ़ा रखा था, लेकिन अब ट्रंप भी मुनीर और शहबाज के डबल गेम को पूरी तरह से भांप चुके हैं। पाकिस्तान के लिए अब अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे बुरे हालात में अपनी आवाम की फिक्र नहीं कर पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी झूठी शान और इमेज चमकाने पर लाखों डॉलर लुटा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस कंगाली में शहबाज मुनीर को इसके लिए एक बार फिर किसी मुल्क के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।